जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर नाम आता है AKTU लखनऊ का। और AKTU लखनऊ में आज के टाइम पे मोर देन 100 इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। और इनमें से जो टॉप क्लास के जो कॉलेज हैं वो लगभग सारे NCR में हैं। और जब हम आज NCR में हैं तो NCR में IPAC यानी कि इंद्रप्रस्था इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद की एक अलग पहचान है। और आज हमारे बीच IPAC गाजियाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर BC शर्मा जी हमारे बीच में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, आपका लगभग 30 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में भी और एकेडमिक्स में भी। तो सर, ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी और ये यहाँ तक की जो यात्रा है वो कैसी रही, और दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसी रही। मैंने 1986 में BE मैकेनिकल किया, फिर मैंने उसी के कंटिन्यूटी में 88 में ME प्रोडक्शन किया यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से, जो अब IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैंने लगभग 1 वर्ष IIT रुड़की में ही, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में ही काम किया एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। तो 1 ईयर मुझे रिसर्च का एक्सपीरियंस है। देन आई मूव टू इंडस्ट्री। उसके बाद मैंने स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग 14 वर्षों तक उत्तराखंड में कंटिन्यू अपनी सर्विस दी। उसी सर्विस के दौरान मैंने IIT दिल्ली से अपनी PhD पूरी की। तो यानी कि आप खुद भी IIT रुड़की और IIT दिल्ली दोनों से अपना एकेडमिक पूरा करके आए हैं। तो सर, अभी IPAC में कितना टाइम हो गया है आपको? IPAC में करीब मुझको 4.5 साल हो चुके हैं। मैं 2016 से, अप्रैल 2016 से कंटिन्यूसली, एंड पिछले इन 4.5 वर्षों में IPAC ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो सर, लगभग 30 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, उसमें से आपने इंडस्ट्री में भी काम किया, कॉलेजेस में भी काम किया, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में भी आपने यहाँ काम किया, फिर अभी आप 4.5 सालों से अभी आप IPAC में हैं। तो सर, अभी इन 4.5 सालों में क्या बदलाव आया है, और उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि IPAC की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले मैं IPAC की शुरुआत के बारे में बताऊंगा कि IPAC की शुरुआत सन 2000 में गाज़ियाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट ने, 10-12 इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर इस कॉलेज की नींव रखी, और एक बहुत ही 180 की इंटेक के साथ इस कॉलेज को 2000 में शुरू किया, जो कि अब बढ़कर आज हमारी इंटेक 840 है। और हम 7 BTech प्रोग्राम्स चलाते हैं और एक MTech प्रोग्राम चलाते हैं कंप्यूटर साइंस में। इवन आज की डेट में हम BTech कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड BTech कंप्यूटर साइंस इन डाटा साइंसेस भी हमने इसी वर्ष से स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए शुरुआत की है, एक 60 की इंटेक के साथ, जिससे कि हम अपनी एक अलग पहचान एंड मार्केट को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर पाएँ। बिल्कुल सर, अभी बहुत सारे रिसर्च आए हैं और बहुत सारे चीज़ें आई हैं अभी डेटा में कि आगे आने वाले समय में डेटा साइंस और AI की बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है इंजीनियर्स की। तो सर, ये बहुत अच्छा स्टेप है स्टूडेंट्स की जॉब्स को देखते हुए। लेकिन यदि सर हम जॉब्स की बात करें, और अभी कोविड-19 का दौर चल रहा था और फिर लॉकडाउन ही था पूरा देश, और पूरा देश क्या पूरी दुनिया लगभग लॉकडाउन में थी, और धीरे धीरे अभी चीज़ें खुल रही हैं। तो अभी कॉलेजेस भी खुलना शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आपका कॉलेज भी अभी खुल गया। तो सर, कोविड-19 जैसी चीज़ें कॉलेज के अंदर ना आ पाएँ और आगे रिपीट ना हो, तो उसके लिए क्या इंतजाम है कॉलेज के अंदर? ये कोविड-19 मार्च 19 के बाद से कंटिन्यूसली कॉलेज लॉकडाउन में चला गया था। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 25 मार्च से टोटल 100% सब चीज़ें बंद हो गई थी। एक तरीके से पूरा भारत जहाँ था वहीं ठहर गया था। और कहते हैं किसी भी नई चीज़ की शुरुआत तभी होती है जब कोई चीज़ आपके ऊपर कोई आपदा आती है। तो ये जो कोविड-19 है, ये इसने एक नई अपॉर्चुनिटी का काम किया। हमने, क्योंकि मार्च में हम ऑलरेडी पिछले इवन सेमेस्टर में हम बीच में थे, लेकिन स्टिल हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए हमारी यूनिवर्सिटी के गाइडेंस में सभी कॉलेजेस ने ऑनलाइन पढ़ाई पूरी की। आज की डेट में हम पिछले सेमेस्टर का हमारी यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट निकाल चुकी है। स्टूडेंट्स अगले सेमेस्टर में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। नए सेमेस्टर की ऑनलाइन एकेडमिक शुरू हो चुकी है 4 अगस्त से। अच्छा सर, इसमें एक सवाल उठता है बड़ा कि जैसे जो पढ़ाना है बच्चों को तो हम पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन यदि हम इंजीनियरिंग की बात करें बेसिकली तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता है। तो जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आप लोग ऑनलाइन कैसे मैनेज करते हैं? यस, आपने ये बहुत ही अच्छी चीज़ पूछी।
जैसे हम बात करें कंप्यूटर साइंस और आईटी की, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आईपैक अपने आप में एक अकेला नॉर्दर्न इस एरिया का एनसीआर का अकेला कॉलेज है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। सीएस और आईटी ब्रांच के लिए ऑनलाइन लैब्स होती हैं। एक प्लेटफॉर्म है कोड तंत्रा साउथ का, जिसे हमने इस्तेमाल करते हुए हमारी सारी लेबोरेटरीज सीएस और आईटी की इस प्लेटफॉर्म पर होती हैं। तो वो सारे बच्चे ऑनलाइन ही ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं उस प्लेटफॉर्म पर, और सारे जितने भी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड, वो सारी उस प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं। एंड स्टूडेंट्स का उसकी कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का यूजेज उसकी आउटकम से या किसकी इम्पोर्टेंस उसकी आउटकम से वैलिडेट होती है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म एक अपने आप में एक बहुत ही स्टूडेंट्स के द्वारा उसकी बहुत ज़्यादा लाइकिंग है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसको नंबर 1 24 आवर्स अवेलेबल रहता है स्टूडेंट को। नंबर 2 उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर हमारे रिसेंटली 2 स्टूडेंट्स को गूगल सक्सेस ऑफ कोड, जिसे लोग GSOC के नाम से जानते हैं, 2020 में 2 स्टूडेंट को 3 मंथ इंटर्नशिप मिली है। अच्छा सर, मैंने कई बार न्यूज़ पढ़ी थी कि जो GSOC है वो सिर्फ IITs में ही ऑफर होता है। Yes. आपने बिल्कुल सही सुना है कि पहले GSOC की जो इंटर्नशिप थी वो नॉर्मली GSOC वाले गूगल IITians को ही देता था, लेकिन अभी रिसेंटली पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने प्राइवेट को, एंड एक ही कॉलेज के 2 बच्चों को इंटर्नशिप GSOC से मिलना अपने आप में एक उपलब्धि है, और हमारे टीचर्स का ये डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन दिखाता है कि वो स्टूडेंट्स की कोडिंग पर कितना, कोडिंग स्किल्स पर कितना काम कर रहे हैं। ओके तो सर, मैं जब आपके कॉलेज आया तो उसके पहले लास्ट ईयर भी मैंने आपका कॉलेज एक बार विजिट किया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उस टाइम पे प्लेसमेंट ड्राइव आपके यहाँ चल रहे थे और बड़ी बड़ी MNCs आके प्लेसमेंट कर रही थी। तो क्या सर लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से वो प्लेसमेंट इफेक्ट हुआ है, या फिर कुछ दिक्कतें आई हैं बच्चों को जॉब मिलने में जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स थे? यस, आप कुछ हद तक सही हैं, लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो पिछले वर्ष के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे CS IT के स्पेशली जितने सेलेक्टेड थे, उन सबको तो जिनकी की जॉइनिंग लेट थी उनको भी अर्ली जॉइनिंग मिल गई। अच्छा। लेकिन क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और अदर कोर इंडस्ट्रीज अपनी जगह ठहर चुकी थी और उनमें प्रोडक्शन नहीं चल रहा था, तो जिन स्टूडेंट्स का कोर इंडस्ट्री में सिलेक्शन हुआ था या जो घर से काम नहीं कर सकते थे, उन इंडस्ट्रीज के ऑफर्स को जरूर डिले किया गया कंपनी के द्वारा। लेकिन मैं समझता हूं कि अब वो समय आ चुका है कि जब सारी ओपनिंग्स फिर दोबारा से ऑनर की जा रही हैं। एंड रही बात इस वर्ष में प्लेसमेंट की, मुझे नहीं लगता कि स्पेशली इन द एरिया ऑफ IT उल्टे डिमांड बढ़ी है, क्योंकि आप देख रहे हैं हर व्यक्ति ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। इवन हमने खुद हमने हमारे टीचर्स ने, हम आज की डेट में 100% ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो हमने नए प्लेटफॉर्म्स को परचेज किया है, जिससे कि हमारा स्टूडेंट, हमारा टीचर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सके। एंड टीचर्स की टीचिंग लर्निंग स्किल्स बढ़ी हैं इस आपदा को देखते हुए, क्योंकि टीचर्स ने अपने को उसके लिए तैयार कर लिया। लेकिन पहले हम तैयार नहीं थे, लेकिन तब भी मैनेज किया। लेकिन अब हम तैयार हैं इस लड़ाई को आगे जीतने के लिए। यानी कि ओवरऑल ये है कि कोविड-19 में आप लोगों ने काफ़ी जीत हासिल की है। और परिस्थितियों के हिसाब से आप लोगों ने चेंजेस लाए हैं, और परिस्थिति के हिसाब से आपने बच्चों को पढ़ाना और सिखाना जारी रखा है। बिल्कुल। और प्लेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं हो पाया है। ओके। अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली अभी हमारे यहाँ जैसे कि जबकि अभी फाइनल ईयर शुरू हुआ है, लेकिन कंपनीज लाइक जोश टेक्नोलॉजी एंड अदर कंपनीज और DXC टेक्नोलॉजी, इन सब की प्लेसमेंट ड्राइव्स हो चुकी हैं लॉकडाउन में। और सारे सब प्लेसमेंट ड्राइव सब लेकिन हो ऑनलाइन रही हैं। अच्छा, मतलब जो HRs हैं उन कंपनीज के, वो ऑनलाइन ही इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे हैं, एंड इवन उनको इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स ऑनलाइन ही ऑफर किए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है। मतलब ये तो पहले से ज़्यादा है, अच्छा है कि बच्चे को पहले तो यहाँ पे आना पड़ता था, वेट करना पड़ता था 2 घंटे ऑडिटोरियम में प्लेसमेंट के लिए, अब तो डायरेक्टली सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। उल्टे बहुत सारे हमने इसमें, हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन
ये सब अब हमने बल्कि आगे के लिए भी ये डिसाइड किया है कि हम बजाय इसको ऑफलाइन करें, कुछ चीज़ें हम ऑनलाइन कर कर स्टूडेंट को, वो हमारा टाइम बचेगा, स्टूडेंट का टाइम बचेगा, हमारा टाइम नहीं, मेन स्टूडेंट का टाइम बचेगा, स्टूडेंट उस टाइम को इस्तेमाल कर पाएगा अपनी स्किल डेवलपमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है सर। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी आपको देख रहे हैं ऑनलाइन भी देख रहे हैं और टीवी में भी देख रहे हैं आपको, तो जो आपके यहाँ पढ़ना चाहते हैं। तो सर हमारे कॉलेज में यदि किसी स्टूडेंट को पढ़ना तो हमारी एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन्स के 2 प्रोसेस होते हैं, एक थ्रू काउंसलिंग और एक डायरेक्ट एडमिशन। थ्रू काउंसलिंग हमारी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो कि एक यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है हर साल। 85% सीट्स थ्रू काउंसलिंग आती हैं और 15% सीट्स जो कि एक मैनेजमेंट कोटा होता है, उसके लिए जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश भर नहीं पाए या अदर स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, एलिजिबल नहीं थे किसी कारणवश, वो डायरेक्टली कॉलेज को विज़िट कर कर या तो कॉलेज को या हमारी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। और हर ब्रांच में क्योंकि 15% सीट्स होती हैं इसके लिए, और वो अप्लाई कर कर एंड देन जब एक मेरिट लिस्ट बनाकर उनको दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स चाहे वो UPSEE नहीं भी दे पाए, तब भी JEE अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग होती है उसमें JEE के स्टूडेंट्स जो हैं, जो अदर स्टेट्स के भी हैं, वो भी काउंसलिंग के थ्रू एलिजिबल होते हैं। यानी कि जिन बच्चों ने UPSEE का एग्ज़ाम दिया है वो लोग भी आ सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू, और जो बच्चे JEE मेंस में भी बैठ रहे हैं सितंबर फर्स्ट वीक में, तो वो लोग भी आ सकते हैं। और जिन लोगों ने ये दोनों एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो डायरेक्ट जो 15% का जो कोटा है उसमें आ सकते हैं और मेरिट के बेसिस में उनका एडमिशन्स हो जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल और बहुत बड़ा सवाल है आज के टाइम पे कि जैसे यदि हम लास्ट ईयर तक की बात करें तो अगस्त सेकंड वीक में आपकी क्लासेस चल जाती थी, शुरू हो जाती थी क्लासेस, लेकिन अभी अगस्त से तो एडमिशन प्रोसेस ही धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रोग्राम पूरा डिले है। पहले जून से एडमिशन शुरू होते थे और अभी अगस्त से एडमिशन शुरू हुए हैं, सितंबर से एडमिशन शुरू होने वाले हैं। तो सर इसमें क्या रहेगा स्टूडेंट्स के एडमिशन का? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। लास्ट ईयर तक करीब 15 अगस्त तक सारा एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ AICTE सब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था और क्लासेस शुरू हो जाती थी। लेकिन क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 के आने की वजह से जो डिले है वो करीब 2-2.5 महीने का है, एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी सितंबर में हो रहे हैं, इसलिए AICTE ने 1 नवंबर डेट निर्धारित की है क्लास स्टार्ट करने के लिए नया सेशन। मैं समझता हूँ कि अक्टूबर 20 तक या अक्टूबर एंड तक डेफिनेटली सारा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होकर स्टूडेंट की एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और सक्सेसफुली हम 1 अक्टूबर तक सभी यूपी के कॉलेजेस एंड इवन ऑल ओवर इंडिया के सभी कॉलेजेस 1 नवंबर तक नया सेशन शुरू कर पाएंगे। ओके, सो यानी कि जैसे कि पहले जो प्रोसेस होता था वो जून से लेके अगस्त तक का होता था, और इस बार जो प्रोसेस है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का होना है, और नवंबर में आप क्लासेस चालू कर देंगे। सो चलो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मतलब ये है कि जो कोरोना काल रहा है, जो ये कोविड-19 का जो दौर रहा है, उसमें बच्चों को रेस्ट मिल गया है और फिर नई प्रोसेस जो पहले जून में शुरू होती थी वो भी सितंबर में हमारी शुरू होने वाली है। सर इस बार का जो सेशन है वो थोड़ा सा डिले है, जैसा कि पहले जो एडमिशन प्रोसेस है वो जून से स्टार्ट हो के अगस्त में ख़त्म हो जाती थी, और इस बार की जो एडमिशन प्रोसेस है वो सितंबर से स्टार्ट होके आपकी अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक तक जानी है। तो मुझे लगता है कि सेशन थोड़ा सा लेट है। तो अभी इसमें ना 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि जो इस बार जो स्टूडेंट्स अभी एंटर कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो क्या वो टाइमली बाहर जा पाएंगे, अपना कोर्स पूरा कर पाएंगे 4 ईयर्स के अंदर ही? और दूसरा सवाल ये है कि जो अगले साल जो बच्चे आएंगे तो उनका जो सेशन शुरू होना है नेक्स्ट ईयर का, उसमें क्या इफेक्ट आएगा? आपने 2 प्रश्न अपने आप में अलग अलग हैं। जो स्टूडेंट्स इस साल नवंबर में जिनकी क्लासेस शुरू होंगी, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और AICTE इस चीज़ की केयर ले रहा है कि ये स्टूडेंट्स विद इन 4 ईयर्स अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाएँ, यानी कि जून 24 तक अपने को कंप्लीट कर पाएँ, और इसको कहीं वैकेशंस को और उसको सप्रेस कर इनको 4 साल में। एंड जैसे ये स्टूडेंट्स अगर टाइमली बाहर जाएंगे और जो नए अगले साल के जो स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि अब शायद मैं समझता हूँ कि अब हम लोग ऑनलाइन एकेडमिक्स के लिए तैयार हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए तैयार हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो समय से होगा, और जिससे कि अगला सेशन समय से
शुरू हो पाएगा। तो इसलिए दोनों में अपने आप में एक 1 ईयर का गैप रहेगा, जिसका कि किसी भी बैच पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों अपने आप में, बिकॉज हर साल डिमांड्स तो बनती ही रहती हैं। तो सर ये बात हो गई एडमिशन्स की और आईपैक की। और दोस्तों, यदि आप पढ़ना चाहते हैं आईपैक में, अपना करियर बनाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, तो आप लोग आईपैक की वेबसाइट को विजिट करें और इनके टोल फ्री नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। अगला मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर आपसे, कि आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम बच्चा आईटी की फील्ड में जाने की सोच रहा है। सर, कोर ब्रांचेस का इंपॉर्टेंस आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। कौन कौन सी ब्रांचेस है जो कोर में काउंट होती हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री में? आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का स्टूडेंट्स, क्योंकि हर आदमी को बीटेक कंप्यूटर साइंस या उससे अलाइड जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका नो डाउट ऑटोमेशन बढ़ रहा है, एंड उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक आईटी, एआई और आईओटी, इन सब का अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इवन आज की डेट में एक जो कोर इंडस्ट्री है उसमें भी आईटी के कई स्टूडेंट्स का यूटिलाइजेशन होकर इंडस्ट्री के ऑटोमेशन में, बिकॉज कोई भी, चाहे मैकेनिकल इंडस्ट्री है, अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात लें, हर एक में रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, हर एक में ऑटोमेशन है, तो उस ऑटोमेशन को करने के लिए आईटी क्षेत्र का स्टूडेंट चाहिए। अब रही बात कोर ब्रांचेस की, जिसमें कि मेनली बीटेक मैकेनिकल, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस आती हैं। इन 3 कोर ब्रांचेस की अपने आप में इम्पोर्टेंस कोई भी कम नहीं कर सकता। आज हो सकता है कि एक जो समय चल रहा है इसमें आज की डेट में शायद एक प्लेसमेंट इनमें कम होगा, लेकिन ये कंटिन्यूअसली डिमांडिंग ब्रांचेस हैं, स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेक्टर। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सर्विसेज की, हम बात करें गेट की, हायर स्टडीज़ की, तो इन कोर ब्रांचेस से के थ्रू ही स्टूडेंट सक्सेस पा सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में। सर, यदि हम बात करें इंजीनियर्स की और हम बात करें एंटरप्रेन्योर्स की, तो आज के टाइम पे हमारी कंट्री में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो सर, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप लोग कैसे हेल्प करते हैं बच्चों को? आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत सरकार एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कंटिन्यूसली थ्रू स्टार्टअप्स काम कर रही है। वेरियस स्कीम स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हमारी AICT और हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल को कंटिन्यूसली अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, नए एंटरप्रेन्योर डेवलप करने के लिए डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करते रहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल यूनिवर्सिटी के द्वारा खोला गया, जिसमें कि हर कॉलेजेस में इस सेल का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। हमारे कॉलेज में भी हम पिछले 8-10 वर्षों से एंटरप्रेन्योरशिप पर स्टूडेंट्स को अवेयरनेस, जिसमें कि फंडिंग की पॉसिबिलिटीज़, फंडिंग के बारे में कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आपको फंड करती हैं, आपके आइडिया के बेस पे, क्योंकि आजकल प्राइवेट फंडिंग एजेंसीज भी आ गई हैं, बहुत से लोग आपके आइडिया को सुनकर आपको पूरा स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए तैयार हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने पिछले कुछ वर्षों में एंटरप्रेन्योर बने हैं, जिसकी कि एक बहुत ही अपने आप में एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है, एक पूरा एक हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर हम अनदर हाफ एन आवर 1 आवर बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ब्रीफ में यही बताऊंगा कि इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज कंटिन्यूसली एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में हर साल स्टूडेंट्स के कंपटीशन करता रहता है। हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पर और नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते रहते हैं और हमारे कॉलेज का अच्छा नाम कर रहे हैं, और खुद अपने लिए एक भविष्य के लिए, कहते हैं ना, दे आर नॉट जॉब सीकर्स, दे आर प्रोवाइडिंग जॉब टू अदर्स, दे आर जॉब क्रिएटर्स। चलिए सर, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी ज़रूरी बातें जो शायद बच्चों को पता नहीं होंगी वो आपने आज हमें बताई। तो सर, ओवरऑल ये है कि इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाता तो है, साथ ही साथ सिखाता है, और आपको सिर्फ जॉब सीकर नहीं बनाता है, आपको जॉब क्रिएटर बनाता है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे बीच शेयर की आज। और मैं आपको बता दूं कि इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद ने हमारे देश को लगभग 16,000 इंजीनियर्स दिए हैं। और यदि आप भी अपना करियर इंजीनियरिंग की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप आईपैक गाजियाबाद की वेबसाइट को विजिट करें या फिर स्क्रीन में दिख रहे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।